नमस्कार। डिजाइना न्यूज़ के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास मेहमान, वरिष्ठ होम्योपैथी डॉक्टर संध्या चौक से। पेशे से आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लेकिन व्यवहार से और समझ से आप एक बड़ी समाज सेवी हैं। आरोग्य भारती के लिए काम करती हैं, संघ परिवार से जुड़ी हुई हैं, मालवा प्रांत की प्रमुख रह चुकी हैं, इंदौर की प्रमुख रह चुकी हैं। उनका परिवार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, एक बड़ा शिक्षा संस्थान चलाता है जिसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है, अन्य विषयों के कॉलेज हैं। एक शैक्षणिक परिवार से आते हुए भी उन्होंने समाज सेवा को अपना पेशा चुना है और होम्योपैथ को लेकर वो नए नए प्रयोग करती रहती हैं। आइए उनसे समझते हैं होम्योपैथी के बारे में, समाज सेवा के बारे में और शिक्षा के बारे में। डॉक्टर संध्या, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक होम्योपैथी डॉक्टर होने के बावजूद आप कॉलेजेस का संचालन करती हैं, संघ परिवार में विभिन्न दायित्व आपको मिले हैं आरोग्य भारती के, उसके लिए काम करती हैं जी। प्रतिभा ग्लोबल फाउंडेशंस को चलाती हैं, दूसरे भी अन्य सब काम करती हैं। इतना सारा वक्त आप कैसे निकाल लेती हैं? टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? टाइम मैनेजमेंट जो है ये हम लोगों के परिवार से ही हमें बचपन से सिखाया गया है। तो समय से उठना और समय से सोना ये मूल मंत्र है, और हर चीज़ का एक टाइम हमने सेट कर रखा है, किसको कितना समय देना है। और सुबह की शुरुआत 6:30 बजे से होती है सालों से, और सबसे पहले जो कदम जाते हैं वो रसोई की तरफ ही जाते हैं। तो वहाँ से ही सारे कैलकुलेशंस हमारे, और पहले से ही सारे प्री डिसाइडेड प्रोग्राम्स रहते हैं। 5 घंटे मैं क्लिनिक में अवश्य देती हूँ, और वहीं पे मैंने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस भी बना रखा है, जहाँ से हमारे जो संस्थान हैं और जो हमारे एनजीओज़ हैं उसमें हमें जो भी रिक्रूटमेंट्स करने हैं या कोई समस्या का समाधान करना है तो वहाँ पे। और मेरा विश्वास है कि हम लोग भारत की पृष्ठभूमि में हैं, तो कम से कम दिन का 1 घंटा समाज और राष्ट्र के लिए ज़रूर देना है। कहाँ है आपका क्लिनिक, आपका कॉर्पोरेट संस्थान कहाँ पर है इंदौर हम में? लोग गीता भवन में महासागर कॉर्पोरेट में तृतीय फ्लोर में है, 301 302 महासागर कॉर्पोरेट में। वहाँ पे मैं 11 से शाम के 6 बजे तक रहती हूँ। वहीं आपका क्लिनिक भी जी है। जी। मैं अगर आपसे बात होम्योपैथी की करूं तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि होम्योपैथी को लेकर बहुत सारी मिथ हैं जी या धारणाएं हैं। अब वो मिथ हैं, सच्चाई है, भगवान जाने। आपसे ही जानना चाहूँगा कि भाई ये कहा जाता है कि तुरंत राहत नहीं मिलती। जी। मुझे पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कुछ दर्द है तो तुरंत राहत नहीं मिलेगी। जी। दूसरा ये कहा जाता है होम्योपैथी के बारे में कि इलाज जो है वो बड़ा लंबा चलता होता है। है। जी तीसरा ये कहा जाता है कि बहुत सारे परहेज करना पड़ते हैं, दवाई लेने के आधे घंटे पहले कुछ मत खाइए, आधे घंटे बाद मत खाइए, कॉफ़ी मत पीजिए, ये मत करिए। जी। तो इतने सारे बंधनों में कोई इलाज कैसे कराए? मरीज वैसे ही परेशान है, ऊपर से आपके प्रतिबंध। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले का जो समय था उस समय बीमारियां बहुत सिंपल होती थी। अब जो बीमारियां हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, और पहले जो विषय ज्ञान था या जो अध्ययन था वो उतना प्रोडक्टिव नहीं था। अब जो हम लोगों ने पढ़ाइयाँ करी हैं यूनिवर्सिटी में, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो करिकुलम में चेंजेस आ रहे हैं, एमडी मस्ट हो रहा है, जॉब फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, तो लोगों का ज्ञान ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। साथ ही साथ में होम्योपैथी में जो ये पहले कहा जाता था कि बहुत लंबे समय तक अगर हम लोग बहुत जल्दी कोई डिज़ीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं, और डायग्नोस्टिक लेवल पे जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, तो ये विश्वास मानिए कि जो जनरल पेन किलर्स होती हैं उससे जल्दी होम्योपैथी की एक सिंगल खुराक, उसकी जो 10 साबूदाने की मीठी गोलियां हैं, उससे कोई भी परेशानी या दर्द ठीक किया जा सकता है। ओनली फैक्ट इज़ कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है और जो डिज़ीज़ अप्रोच है वो बहुत अच्छा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन होता है वहाँ पे होम्योपैथी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती है, पर अगर उस सर्जरी तक हमें बचना है उसके लिए होम्योपैथी सर्जरी के पहले ही अगर होम्योपैथी शुरू हो जाए तो शायद सर्जरी टल सकती जी है। जी। सवाल ये भी है कि हर उम्र में होम्योपैथी कितनी इफेक्टिव है, कितनी सेफ है? इक्वली हर एज में होम्योपैथी इफेक्टिव है, स्पेशली बच्चों में। जो प्रारंभिक 5 वर्ष हैं बच्चे के जन्म से, वो उसका मूलभूत टाइम पीरियड रहता है।
क्योंकि यहाँ पे जैसी भी खाद होगी वैसे ही आगे वृक्ष बनेगा। तो स्टार्टिंग से जो इम्यूनिटी का मैटर है, क्योंकि कोविड के बाद में हमने देखा सबकी इम्यूनिटी लॉस हुई है, और ज़रा सा मौसम परिवर्तन में बच्चों को बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इनफैक्ट बड़ों में भी अस्थमाटिक इशू होना या बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें होम्योपैथी से अच्छा कोई भी मेडिसिन सिलेक्शन नहीं है। और स्टार्टिंग से जो बच्चे होम्योपैथी पे रहते हैं उनका आप देखिएगा कि डिजीज़ डिफेंडिंग पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, उनकी बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छी होती है। आजकल के पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को शुरुआत के दौर में 2-4 दिन की बात छोड़ दो, उसके बाद वो एलोपैथी की जगह होम्योपैथी पे ही विश्वास ज़्यादा करते हैं और बच्चों को वही दवाई दिलवाना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसलिए है क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजीज़ या जो सिम्टम है वो काफ़ी रिड्यूस होता है। जो बच्चे रेगुलरली होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक होते हैं उनके जो रिपीटेड इफ़ेक्ट्स हैं दवाई के, वो उसका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे पास कई बच्चे आते हैं जिनकी माओं का ये कहना होता है कि हर महीने हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग बार-बार बच्चों को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। कहीं हम खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया तो उनको दस्त हो गए, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कई बच्चों में। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इस समय बहुत बढ़ रहा है बच्चों में, स्किन एलर्जीज बहुत बढ़ रही हैं। इनफैक्ट बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी जो पर्सनल मेंटल टेंडेंसीज है वो चेंज होती जा रही है। एग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं और या बहुत अति सक्रिय। जी, होम्योपैथी में वो पावर है कि वो आदमी का नेचर भी पोलाइट भी कर सकती है। तो इसमें इम्यूनिटी के हिसाब से हम लोगों ने इम्यूनो बूस्टर्स बनाए हैं, जिसको हमने होम्योप्राशन नाम दिया है। और हम हर संडे उन इस टाइप के जो बच्चे जिनको रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनको हर संडे बुला के सिंगल डोज देते हैं। उससे हम लोग कैलेंडर भी बनवाते हैं। कैलेंडर में हम देखते हैं कि जैसे 5 तारीख को उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली तो अगले 3 महीने तक उसे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाई चांस अगर बच्चे को कोई परेशानी हुई भी है तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाता है। आपने इन दोनों पहली बार होम्योपैथी बूस्टर सिस्टम डेवलप किया, ये क्या है? ये इम्यूनो बूस्टर्स हैं, जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसको कहा जाता है, कई लोग बहुत हाई पावर्स में मेडिसिन देते हैं। हम लोग इस हायर पावर को मेडिसिन को ना देकर हम लोग उनको रेगुलर लोअर पोटेंसीज में, लोअर पावर्स में हर संडे इसलिए कहते हैं क्योंकि पेरेंट्स बहुत फ्री रहते हैं और हमारा क्लिनिक संडे खुला रहता है। तो हम बच्चों को या जिनको ये रेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बुलाकर हम एक सिंगल डोज उनको देते हैं। और डेफिनेटली जो उनकी बहुत क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं उनमें भी उन्हें राहत मिलती है। जिनके पेट डिस्टर्ब रहते हैं, बड़ों के भी, उनमें जो गैस्ट्रिक इम्बैलेंसेस हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कमी देखी गई है इम्यूनो बूस्टर्स। क्या इस तरह का काम आप यूथ पे भी करती हैं, खासतौर पर वो यूथ जो सिगरेट या शराब या किसी तरह का नशा करते हैं, बहुत एग्रेसिव हैं जी, जल्दी चिढ़ते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, क्या उसमें भी ये बूस्टर्स काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। इम्यूनो बूस्टर्स का जो काम है या जो होम्योप्राशन का काम है, जैसे स्वर्ण प्राशन किया जैसा है, ऐसे होम्योप्राशन है। बच्चे को शुरुआत में अपने अन्न प्राशन करते हैं। हमने उसी का ही हिंदू सभ्यता को देखते हुए हमने इसका नाम होम्योप्राशन रखा है। और होम्योप्राशन में जो ये मेडिसिन दी जाती है ये सिंगल मेडिसिन है। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, आपकी टेंडेंसी को देख के और पूरा जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम हम देखते हैं पेशेंट का, वो सारी चीज़ें देख के हम एक सिंगल मेडिसिन निर्धारित करते हैं और उनको स्लोअर पोटेंसी पे 1 से 1.5 महीने तक रेगुलर देते हैं। ऑटोमेटिकली जो सिम्टम के साथ मरीज़ हमारे पास आया था वो सिम्टम टोटली डाइल्यूट हो जाता है, उसका रिपीटिशन भी डाइल्यूट होता है, फ्रीक्वेंसी भी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत इक्वली इफेक्टिव है। काफ़ी सारे हम लोगों का क्लिनिक जैसे गीता भवन एरिया में है तो वहाँ पे काफ़ी सारे पैडलर्स हैं, तो कुछ अनायास ही ऐसे संयोग भी हुए जहाँ पे वहाँ हॉस्टल्स बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं, यूथ वाले, तो इसलिए पेडलर्स वहाँ हैं। जी, कुछ बच्चों से संयोगवश हमारा ऐसे मुलाकात भी हुई जो इससे ग्रसित थे और वो खुद चाहते थे उससे निकलना। तो कुछ मेडिसिन के थ्रू हम लोगों ने उनको काफ़ी सहायता दी और साथ में उनको एक बच्चा जो है वो अभी सिविल सर्विसेज में भी पास हुआ है और इंदौर के पास एक ग्रामीण क्षेत्र का ही बालक था और वो खुद विलिंग था कि मुझे ये सारी चीज़ें छोड़नी है। जी, क्योंकि होम्योपैथी के साथ साथ कॉस्मेटिक का भी आप प्रयोग करती हैं। शायद आप पहली ऐसी महिला डॉक्टर हैं जो कॉस्मेटिक की फील्ड में भी होम्योपैथी का उपयोग, खासकर कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक जो हमने डर्मोलॉजिस्ट से सुनी है कि वो चेहरे के गड्ढे दूर कर देते हैं, रंग फेयर कर देते हैं। अब ये होम्योपैथी भी इस दिशा में कर पा रही है कुछ काम, खासकर उन लोगों के जिनके बाल झड़ गए हैं या बाल जिनके कम होते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए? हम लोगों के क्लिनिक से जो मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती हैं तो सिर्फ कॉस्मेटिक साइड ही नहीं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं। जिनमें से सबसे पहला चैलेंज
कोई भी एज में या कोई भी सेक्सुअल ग्रुप में फीमेल्स और मेल्स में जो हेयर लॉस होता है उसमें हमारे यहाँ चैलेंज दिया जाता है कि आपके हेयर्स ग्रो होंगे, न केवल ग्रो होंगे पर उनका परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। इन द सेंस कि कई लोग होते हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट बंद करने के बाद में वापस हेयर लॉस होने लग जाता है। आप नोटिस करिएगा, हेयर लॉस और वायरल आर्थराइटिस ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कोविड के बाद बहुत वृहद रूप से फैली हैं और हर एज ग्रुप में हमने ये प्रॉब्लम्स देखी हैं। अननेसेसरी हेयर लॉस होता है, स्किन पिगमेंटेशन होने लगता है एंड वी जस्ट ट्राई टू रूट आउट द कॉज। बाल झड़ना या फिर स्किन में झाइयाँ आना ये सिर्फ आप कोई लेप से ठीक नहीं कर सकते, उसको आपको रूट कॉज ठीक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको स्किन ब्लॉचिंग या पिगमेंटेशन होता है, तो हम कुछ नहीं करते, हम हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो इंसुलिन के कारण होते हैं, पेशेंट एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेते हैं, साथ में हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उसके शुगर लेवल्स जो स्किन खराब कर रहे थे उसको हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और अब तो होम्योपैथी में भी बहुत वास्ट रेंज ऑफ स्किन कॉस्मेटिक्स आने लग गए हैं। और जो आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना या मुहासे बार बार होना, उनकी वजह से चेहरे पे गड्ढे पड़ जाना, और बालों की बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि पुरुषों में तो लगभग हर दूसरा पुरुष गंजा है या उसके बाल झड़ रहे हैं। तो और पुरुषों को जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है वो अपने गंजेपन से होता है, उसमें भी एक शामिल हूँ, मेरा भी बाल झड़ रहे हैं। तो क्या सच में इसकी कोई दवा है? मैं तो मशहूर अभिनेता अनुपम खेर कहते हैं कि एक बार बाल गए तो फिर कभी आते नहीं है। नहीं, डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि अनुपम जी और आप भी हमारे क्लिनिक पे एक बार पधारें, क्योंकि मेरे पास जो सबसे चैलेंजिंग केस है ये गोयल नगर स्थित 72 वर्षीय पुरुष ही थे और उनके जब बाल ग्रो होना शुरू हुए वो आते किसी और को दिखाने थे, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हम भी ट्राई कर लेते हैं। ट्राई मजाक में। मैंने कहा ठीक है आप ये मेडिसिन लेके जाइए और देखिए। तो उनके जब हेयर ग्रो होना शुरू हुए बीच वाले एरियाज तो वो ब्लैक ग्रोथ थी। 72 साल के व्यक्ति को काले बाल आए जी। उनके हम लोग हर वीक फोटोग्राफ्स मंगवाते हैं ताकि हम एविडेंस दे सकें, और हम लोगों की तरफ से ये प्रयास रहता है कि जो पेशेंट ठीक हो गया वो ही हमारा एम्बेसडर है। वो ही जब लोगों के बीच में आता है तो उससे पहला प्रश्न यही किया जाता है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो वो कहते हैं कि नहीं हमने होम्योपैथी ली है। साथ में उसके साथ में और भी जो इश्यूज हैं जिसके कारण उसको हेयर लॉस हो रहा था उसको भी हम कवर अप करने का प्रयास करते हैं। ये जो दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका भाई कोई इलाज ही नहीं मिला, सर्जरी के बाद भी लोग ठीक नहीं हो पाते, या अस्थमा है, घातक बीमारियां, एड्स है जी। क्या होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है? एड्स जैसी जो बीमारियां हैं जो काफ़ी संक्रमित होती हैं, इनको, या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इनको हम लक्षणों के आधार पर पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैंसर में कीमोथेरेपी के दौरान हमारे यहाँ से काफ़ी सारे मरीज़ दवाइयाँ लेके जाते हैं और साथ में जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तब हम उनको कुछ डोजेस ऐसे देते हैं 6 मंथ्स में एक बार, जिससे उसके रिपीटिशन की भी संभावना ख़त्म हो जाए। तो इस सब चीज़ों में होम्योपैथी। लेकिन कैंसर के डॉक्टर जो होते हैं वो ये कैंसर पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि भाई आप जो हमारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हमारा ही कराएं, क्योंकि 2-3-4 मिक्स कॉम्बिनेशन जो होते हैं इससे गड़बड़ हो सकती है जी। इसमें कितनी सच्चाई इस बात? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाँ, पेशेंट जो ऑलरेडी सफ़रर है उसको कोई भी डॉक्टर, कोई जो अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट कर रहा है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ मेडिसिन सेलेक्ट कर रहा है, वो उसकी सफरिंग स्कोर क्यों बढ़ाएगा? तो हम लोग जो मेडिसिन देते हैं वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते वक्त कैंसर का पेशेंट आपकी दवाइयाँ ले सकता है उसमें, क्योंकि हम लोग पोटेंसीज बहुत ध्यान से देते हैं, उनकी जो मात्रा है उसको हम बहुत कम रखते हैं। ये कोविड के समय भी काफ़ी भ्रांतियाँ फैली थी कि होम्योपैथी नहीं लेना है। हम लोगों ने कई पेशेंट्स को ऑन वेंटिलेटर भी मेडिसिन दिए हैं। पेशेंट ऑलमोस्ट सेमी कोमाटोस से वापस आए हैं और आज हमसे मिलते भी हैं, और काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स थे उस समय भी कोविड के दौरान होम्योपैथी के। लंग्स के जो फाइब्रोसिस हो जाती थी वो 3 महीने से 4 महीने के अंदर नॉर्मल रिपोर्ट्स में भी आई है। सिर्फ और सिर्फ अगर जो दवा हम दे रहे हैं उसकी खुराक पेशेंट के हिसाब से, एज के हिसाब से कितनी, पहले जो ज़माना था वो ये था कि एक कोई मेडिसिन पेटेंट होती थी जो हर तरह के पेशेंट पे दी जाती थी। अब उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। क्या जैसे शुरुआत में ही मालूम पड़े कि किसी व्यक्ति को कैंसर है जी, वो ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, वो दूसरे अन्य जगह के कैंसर भी हो सकते हैं,
तो उसे वो होम्योपैथी पे विश्वास कर सकता है और अपनी शुरुआत एलोपैथी पर नहीं जाके अगर होम्योपैथी भी जाए तो क्या उसका कैंसर ठीक होता है? होम्योपैथी ये दावा करती है कि उसने कैंसर को जड़ से मिटाया, खत्म किया है। जैसा रिपोर्ट पेशेंट हमारे पास लेके आता है, अगर उसमें प्रायोरिटी हमको ये दिख रही है कि उसको सर्जिकली हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हम किसी ऑन्को सर्जन के पास उसको भेजें। ये हमारा दायित्व है। उसमें हम लोग किसी भी तरीके से अपना रोल नहीं बता सकते, क्योंकि जहाँ पे सर्जरी इसलिए भेजते कि गठान जी, वगैरह है तो वो जहाँ निकलना पे चाहिए, वो हाँ, पार्ट पहले। इतना हम लोग तय कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास पूना से एक केस आया था, तो हमारी सलाह यही थी कि आप हमारे पास आने के बजाय पहले आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सटेंसिव स्टेज थी। कम से कम हम इतने सक्षम बने, और जितने भी होम्योपैथिक छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हैं हमारे संस्थानों में, हम उनको यही बोलते हैं कि आप इतने सक्षम बनिए कि आप डिजीज़ पकड़ सकें, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियाँ यूजुअली भयावह स्टेज पे ही पकड़ी जाती हैं। उनको स्टार्टिंग में पता ही नहीं पड़ता है पेशेंट को, और एकदम से वो बड़ा विकृत रूप लेके आती हैं। अगर डॉक्टर ही बहुत शुरुआत में उस चीज़ को पकड़ ले, जैसे जीभ के छाले हैं, तो जीभ के छाले में कुछ नहीं होता, हमने शहद लगा लिया, ऐसे कर लिया, ये खा लीजिए, अनटिल आपका डायग्नोस्टिक अगर वो बार बार छाला हो रहा है तो फिर आपको दिखाना तुरंत पड़ेगा। कोई भी अगर कैंसर तक हम नहीं पहुंचाने के कार्य भी हम लोग कर सकते हैं, कि उससे पहले अगर हमारे पास कोई पेशेंट रिपोर्ट्स लेके आता है और उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन है, तो डेफिनेटली हाँ, हम लोग पहले उनको ऑन्को सर्जन के पास भेजते हैं। जो पैलिएशन है, मतलब जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के दौरान जो परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए होम्योपैथी काफ़ी कारगर है, पर ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। लेकिन एक बार सर्जरी हो जाए जी कैंसर की, वो जगह उसका जो पार्ट रिमूव कर दे जी। कैंसर सर्जन, जी उसके बाद फिर होम्योपैथी का रोल शुरू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट उससे क्या फायदा उसकी जो हीलिंग है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैंसर पेशेंट के साथ में होता है कि वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो स्ट्रेस के कारण देखा जाता है कि थोड़े दिन में डायबिटिक हो जाते हैं पेशेंट्स, तो उन सब के कंट्रोल के लिए होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है। अब स्ट्रेस में तो आज की तारीख में अगर देखें, वो जो आंकड़े आए थे, सभी तो विश्व का हर तीसरा आदमी जो है स्ट्रेस में है, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में, वो मानता नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूं, लेकिन वो डिप्रेशन में होता है। जी। मेरा भी टेस्ट होगा, आपका भी टेस्ट होगा, तो शायद हम निकल जाएं स्ट्रेस में। तो क्या होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां हैं जो लोगों को डिप्रेशन में जाने से बचाती है, खासकर वो लोग जो डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेते हैं या अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं? बिल्कुल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी इस समय हमने देखा है वैश्विक स्तर पर, स्ट्रेस टॉलरेंस पावर बहुत कम है। स्ट्रेस तो पहले भी होता था और आगे भी होगा ही, बट हमारा टॉलरेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि कई लोग फ्री हैं, कई लोग कंपैरेटिव हैं एक दूसरे को लेके, और कई लोग एक भागा दौड़ या पॉकेट्स को भरने की जद्दोजहद में है, तो उन सब को, और दूसरा परिवार के लिए समय बहुत कम है, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ों के कारण स्ट्रेस शायद बढ़ रहा है। वही स्ट्रेस कम करने के हमारे यहाँ से टिप्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ में हम लोग कुछ ऐसे विशेष आहार भी देते हैं जो मूड स्ट्रेंथनिंग, मूड एलिवेटर होते हैं। मूड एलिवेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि होम्योपैथी में ये निषेध, सब कहते हैं कि कॉफ़ी नहीं पीना, कई पेशेंट्स हमें कहते हैं हमने कॉफ़ी बंद कर दी। से फॉर एग्जांपल पीसीओएस बहुत स्ट्रेस में लेती है, पीसीओडी की जो लड़की होगी या लड़का होगी, ये बहुत हमेशा अननेसेसरी स्ट्रेस में होती है, बाल खराब रहते हैं, स्किन खराब रहती है, तो हम उनको वी ऐड कॉफ़ी एज अ मूड एलिवेटर, कि आप थोड़ी सी कॉफ़ी लीजिए। हम उसको दवाई जैसे ले रहे हैं, हम उसको आहार जैसे नहीं ले रहे हैं। उससे वाटर रिटेंशन दिन में एक आध बार पी लीजिए। जी, दिन में एक आध बार। फिर साथ में कुछ चीज़ें काउंसलिंग, हमारे यहाँ काउंसलर भी हर बुधवार को अवेलेबल हैं जो मनोचिकित्सक है। साथ में हम लोग अपनी मेडिसिन देते हैं। कई पेशेंट्स हैं जिनको नींद नहीं आती रात भर, या नींद खुल जाती है और आधी रात में और नींद नहीं आती, उसके लिए भी होम्योपैथी में मिराकुलस मेडिसिन हैं। स्पेशली लेडीज़ और बच्चियों में होने वाले जो हार्मोनल इश्यूज़ के कारण, या जैसे मीनोपॉज की तरफ महिला जाती है, वो डिप्रेशन में रहती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, उनका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं महिलाओं के। हम पेशेंट से यूजुअली पूछते हैं घर में लड़ाइयाँ कितनी हो रही हैं, क्योंकि मम्मी को हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। बच्चों का ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, हस्बैंड्स कहते हैं कि अनायास ही चिल्लाने लग जाती है या अनायास रोने लग जाती है। तो इन सब के स्विंग्स को ठीक करने के लिए होम्योपैथी से बेस्ट दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन लीवर सिरोसिस है, या चर्म रोग जो है सोराइसिस है, या पथरी है, या गठिया है जिसको आप आर्थराइटिस बोलते हैं, या स्लिप डिस्क की तकलीफ है, लोअर बैक पेन है, इन सब का भी इलाज होम्योपैथी में है, या ये सिर्फ एलोपैथी का ही इलाज है? नहीं, बिल्कुल इन सब चीज़ों का इलाज संभव है, और हम पहले प्रयास ही करते हैं कि हमारे सेंटर के थ्रू जो जांचें कराई जाती हैं उसमें हम ये पता कर लें कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये कहीं जेनेटिक तो नहीं है। अगर ये जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मोड
टोटली अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस है या स्किन एक्जिमा या ये, सोरासिस है, genetic- इन सबके कुछ पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट हैं जो एलोपैथ्स भी कराते हैं, वो हम लोग के सेंटर से भी, HbL27 जी, तो ये जितने भी जेनेटिक टेस्ट हैं इनके हम लोग भी ट्रीटमेंट कराते हैं। और एश्योरिटी स्किन में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। और जितने व्यक्ति आप देखिएगा जिनको स्किन एक्जिमा या सोरासिस वाली कुछ प्रॉब्लम है उनको, या फंगल इन्फेक्शंस की जरूरत है या लाइकन प्लानस का प्रॉब्लम है, इनकी मनोस्थिति भी बिगड़ी रहेगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली इंपल्सिव रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, और साथ ही साथ इनका पेट भी खराब रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स को एसोसिएट करके हम उनको एक पूरा पेट खराब का आपने जिक्र किया, तो आजकल जो सभी फास्ट फूड का, खाते हैं हाँ। और हमारा अनियमित जीवन हो गया है, रात के खाने का कोई समय नहीं है, सुबह के खाने का कोई समय नहीं है, नाश्ता हम 12 बजे कर रहे हैं, लंच हम 4 बजे कर रहे हैं, खाना 12 बजे खा रहे हैं, जो बैठक व्यवस्था बहुत है, नौकरी में जी। लैपटॉप पे झुके हुए हैं, जी। और इसके अलावा शराब का सेवन है, सिगरेट है, ये सब पेट का सत्यानाश करती जी। हैं। होम्योपैथी इसमें कुछ कारगर साबित हो सकती है उस पेट वालों के लिए। होम्योपैथी में जो हमने गैस्ट्रिक सिम्टम्स के लिए मेडिसिन बनाया है उसमें हमारी एक टैगलाइन चलती है, स्टार्ट योर डे विथ होम्योपैथी एंड योर डे विथ होम्योपैथी। तो जैसे ही पेशेंट उठता है तो इस टाइप के पेशेंट्स की जो दवाइयाँ हैं ये हम लोग कहते हैं कि सुबह बिस्तर पे बिना मंजन करे बासी थूक के साथ खाइए, और जब बिस्तर पे वापस सोने जाते हैं तब वापस इसी दवाइयों से अपने दिन को क्लियर करें। बिकॉज जब तक आपकी गट मेटाबॉलिज्म क्लियर नहीं है, आपकी आंतें व्यवस्थित नहीं है, तब तक आपका कॉन्स्टिपेशन, Yes, कब्ज जो हो हाँ, जाती है वो जब उससे तक ठीक होगी, वो ठीक होगी, पेट साफ रहेगा, मूड फ्रेश रहेगा ऑटोमेटिकली। हमारा जो पाचन तंत्र है ये हर चीज़ का बेसिक कंट्रोल है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या बच्चे हों। तो हर दूसरा आदमी कहता है कि मुझे बीपी है, शुगर है, जी या मैं शुगर के किनारे पर हूँ, होने वाला है, बीपी की समस्या है, जी थायराइड की समस्या है। तो शुगर, बीपी, थायराइड और इनकी वजह से हो जाता है किडनी का परेशानी, हार्ट की और प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शंस बार बार होते हैं। तो ये सब भी, खासकर डायबिटीज़ और बीपी, इसके लिए होम्योपैथी में क्या है व्यवस्था है? हम लोग के सेंटर पे हमने एक व्यवस्था स्थापित करी है कि कोई भी पेशेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे पास दिखाने आ रहा है और अगर वो पहली बार डायबिटिक रेंज में जा रहा है या थायराइड रेंज में जा रहा है, अगर उसका TSH लेवल मैक्सिमम 8 to 9 तक है TSH लेवल, या फिर HbA1c 8-9 तक है, तो हम लोग उसको शुरू से ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे ही रखते हैं। दूसरा, जिन पेशेंट्स का TSH बढ़ा है और वो सालों से 100 mg, 88 mg या 125 mg की गोली खा रहे हैं, हमारा प्रयास रहता है उनको 6 से 7 महीने में प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ हम उनको 32-25 बंद तक करवा दें। लेके आ जाते हैं। और ब्लड प्रेशर की गोलियों के लिए होम्योपैथी में 2 या 3 अच्छी कारगर मेडिसिन है, और बुक्स में जो लिखा है और जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की दवाइयाँ हैं ये मैं शाम को देती हूँ, क्योंकि जो हमारा जो सूर्यास्त है उसके साथ बॉडी में अलग चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता स्लो है। हो जाता है, तो उस समय हमें इन सब दवाइयों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। साथ ही हमारे जो आहार विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कुछ छोटे छोटे टिप्स दी जाती है, क्योंकि मैं आरोग्य भारती में हूँ तो डाइट पे हम लोगों का बेसिक फोकस रहता है। आप जो खा रहे हैं उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं, और कुछ जो छोटी छोटी किचन में जो चीज़ें हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स है, सहजन है, इन सबको ऐड करा के हम लोग एक डाइट पैकेज बना के देते हैं, जिससे इनको डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। मेरे ऐसे लोग जिनकी दिनचर्या बहुत ही खराब है, जो दिन में मामूली सा खाते हैं या लंच स्किप कर देते हैं, ज़्यादातर खाते ही नहीं हम लोग, और रात में बहुत सारा भरपेट खाते हैं क्योंकि वो दिन भर के भूखे रहते हैं, देर रात खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए का मेटाबॉलिज्म ठीक करना कितना मुश्किल या कितना कठिन होगा? करना तो कठिन है, ना मुश्किल है, ना नामुमकिन है। ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये एक बहुत अच्छी सी लेयर आपके स्टमक में, या जो आपके स्टमक म्यूकोसा है उसमें बना देती है। तो उसमें साथ में हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम कैसे भी तरह के काउंसलिंग के साथ में आपको ये प्रोत्साहित करें कि आप 2 या 3 बजे एक मुट्ठी चना खा लें, आप भीगी हुई मूंगफली खा लें, आप ड्राई फ्रूट्स खा लें, चाय का सेवन कम कर दें, पानी की मात्रा अधिक वो तो सभी बताते हैं कि 6 बजे के बाद खाना मत खाओ, 7 बजे तक खाना खा लो, सोने के 3 घंटे पहले खा लो।
वो आदर्श किताबी बातें तो मुझे और ये हम सबको पता होती है, जी। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम उस आदर्श किताबी बातों का अनुसरण नहीं कर उन पाते हैं। लाइफस्टाइल्स के लिए हमारे जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के डाइल्यूशंस हैं वो आपको मदद करेंगे। तो जैसे ही आप भोजन करते हैं उसके आधे घंटे बाद हमारी कुछ मेडिसिन कॉम्बिनेशंस हैं जो आप ले लें, तो उससे आप हमारी immunization अपनी कर लाइफस्टाइल के साथ हम साथ जीवन में। अच्छा जीवन जी सके, ये होम्योपैथी संभव बना बिल्कुल सकता है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि आप आरोग्य भारती में काम करती हैं और आरोग्य भारती की आप जो है मालवा प्रांत की प्रमुख भी हैं, तो आरोग्य भारती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आयुष्मान कार्ड की योजना है, जिसका और विस्तार वो करने जा रहे जी। हैं, अक्टूबर के पहले तक 5 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ना है। तो इस योजना में और वो जो एक निरोगी भारत का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसके लिए आप आगामी महीनों में क्या करने जा रहे हैं? इस माह आदरणीय मोदी जी की अनुशंसा से हम लोग सुपोषण कार्यशाला, सुपोषण पखवाड़ा शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी इंदौर के बस्ती क्षेत्रों में, जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं, जो सुबह उठ के एक पार्ले जी का पूड़ा और एक ग्लास काली चाय पीते हैं और दिन भर कुछ नहीं खाते हैं। वहाँ से लेके एलीट स्कूल्स और कॉलेजेस तक हम लोगों ने अप्रोच करी हुई है और काफ़ी खुशी है कि इसमें हमें सारे प्रबंधन समितियों से बहुत अच्छा रिस्पांस है। चौथी क्लास से लेके 12वीं तक और फिर कॉलेज स्टूडेंट्स और जो बिजनेस क्लास विमेन हैं उन तक हम लोग ये सुपोषण पखवाड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुपोषण की बहुत समस्या है। अगर हम बात करें, अभी शिवपुरी के 2 ब्लॉक में कुपोषण से बहुत सारी मौत हुई है। जी श्योपुर तो भारत का दूसरे नंबर का है और मध्य प्रदेश का कालाहांडी है श्योपुर जिला, जी कुपोषण बहुत है। और आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार के तौर पे जो है वो खाने के लिए 4-5 रुपए दिए जाते हैं एक व्यक्ति के लिए, नाश्ते के लिए 1.5 रुपये में नाश्ता, जिसमें बच्चों का नाश्ता 1 रुपये 90 पैसे में, इस तरह। तो 1 रुपये 90 पैसे में तो क्या नाश्ता आएगा, 4-5 रुपये में क्या वेजिटेबल थाली बनेगी, महंगाई बहुत चरम पे। तो आप आरोग्य भारती के माध्यम से मध्य प्रदेश को सुपोषित बनाने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? हम लोगों के पास में ये कार्य योजना है कि हम लोग समाज के हर हिस्से तक और हर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचे और उन तक हमारे जो पीपीटीज हैं और रोचक जानकारियां हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ हमने बोर्ड गेम्स बनाए हैं छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाने के, और सब हिंदी में है ताकि सामान्य लैंग्वेज में हर श्रेणी का बच्चा उसको समझ सके। उसके थ्रू जो भी रसोई घर में हमारे पास चीज़ें उपलब्ध हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। साथ में स्टेपल फूड के विरोध में है और पाश्चात्य सभ्यता के कारण जो इटालियन फूड और चाइनीज़ फूड है, गरीब आदिवासी शहरी का बच्चा वो कहाँ पिज्ज़ा वगैरह खाएगा, उसको तो रोटी ही नहीं मिल रही है, दूध ही नहीं मिल रहा है, वो समस्या है देश की। तो उसमें हम लोगों ने अभी एक 5 रुपए का प्रोटीन पाउडर पे हम लोगों ने शोध किया है और काफ़ी बड़े यहाँ के जो गवर्नमेंट महाविद्यालय हैं वहाँ के न्यूट्रिशन विभाग की बालिकाएं हमारे साथ में उसमें कार्यभार संभाल रही हैं। उसमें हमने जो सोयाबीन है और जौ, गेहूं, इनके साथ में मिलके मात्र 5 रुपए का एक हमने बनाया जो है। नई उम्र की बच्चियां 13-14 जिनका मासिक धर्म शुरू होता है और वो 17-18 तक आती है, उनमें आयरन की कमी, खून की कमी हो जाती है। हाँ, क्योंकि उनको खाना ठीक से मिलता नहीं है और ज़्यादा ब्लीडिंग हो इस वजह से। तो क्या आरोग्य भारती उस बारे में सोच रही है? आरोग्य भारती ऑलरेडी इसमें कार्यरत है, स्पेशली जो सिकल सेल एनीमिया है उसको फोकस करके, और जो अर्ली एज एनीमिया है इसमें हम लोगों का फोकस ऑलरेडी है। और 10 रुपये पोषण का हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, 10 रुपये पोषण में, जिसमें सिर्फ मैक्सिमम हम जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड़ चना दे सकते हैं बच्चियों को, क्योंकि आयरन के लिए। जी, आयरन के लिए, क्योंकि उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और जो थोड़ा हायर क्लासेस वाले लोग हैं उनको हम लोगों ने अलग टिप्स दिए, किशमिश और चांदी का एक कॉम्बिनेशन बना के कि उसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो जैसा क्राउड है और जितने उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग पोषण कार्यशाला में एक प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया है। मैं एक सामान्य समस्या मध्य प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो यहाँ की आयुष्मान कार्ड को लेकर, आयुष्मान योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए। अस्पतालों ने फर्जी नाम से बहुत सारे पैसे लिए, बहुत सारी योजनाओं का लाभ लिया, डॉक्टर्स भी पकड़ा है, कुछ डॉक्टर दंपत्ति जबलपुर की जेल में है। दूसरा समस्या ये आती है कि जब एक आदमी आयुष्मान कार्ड लेके प्राइवेट अस्पताल में पहुंचता है तो उसको वहाँ से टरका दिया जाता है, भगा दिया जाता है, कहा जाता है ये इलाज हमारे यहाँ नहीं होता। उसकी वजह डॉक्टर्स मुझे ये बताते हैं, अस्पताल वाले ये बताते हैं कि इसमें सरकार की तरफ से हमको 30,000 रुपये मिलना है, लेकिन ये अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी इलाज करें तो 40 से 45,000 में इलाज होगा, तो 15,000 का नुकसान हम क्यों उठाएं। और दूसरा, अस्पताल संचालक मुझसे ये कहते हैं जो कि भाई ये पेमेंट भी साल 1.5 साल तक नहीं आता, और पेमेंट तब आएगा जब इसके लिए हमें कुछ सेवा शुल्क भोपाल में चुकाना पड़ेगा। तो इस आयुष्मान योजना मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको और अच्छा बनाया जा सके
आदमी कार्ड लेके जाए, उसका इलाज हो जाए, अस्पताल संचालकों को भी पूरा पैसा मिले, उनके साथ भ्रष्टाचार ना हो, ये सबके लिए आरोग्य भारती कोई मास्टर प्लान बनाएगी? आरोग्य भारती के अंडर पहली बात तो ये सारी चीजें नहीं मुझे पता है, पर आरोग्य भारती का उद्देश्य मास्टर दोनों का प्लान एक जो ही है। हमारा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति विशेष है वो हॉस्पिटल तक ही ना जाए, उससे पहले ही निरोगी आरोग्य मतलब हमेशा ही स्वस्थ रहें, उसके पहले क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, साथ में आयुष चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम कितना सहज रूप से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, उस पर फोकस है। वो वैसे ही बहुत रीजनेबल है, तो हमारा तो प्रयास उससे पहले है कि घर में ही रह के और जो नियरेस्ट आयुष चिकित्सालय है वहाँ पे हम लोगों का तो घरेलू चिकित्सा को बढ़ावा दे रहा है आरोग्य भारती की। अजवाइन से ये खा के ठीक हो सकते हैं, हल्दी ये कर देगी, नींबू ये कर देगा, सूरजने की फली ये कर देगी, ये भी कोई योजना में है? ये सब योजना जो हमारे पास कल पत्रक आया है केंद्र से, उसमें सहजन की फली के उपयोग के बारे में अधिकाधिक जानकारी हमें देने को तो हमारी पूरी जो मसालादानी है, जो आपकी मसालादानी जो रसोई में रहती है, वो पूरे अपने आप में आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर है। और साथ में हम लोगों ने कुछ ऐसी परियोजनाएं करी हैं, जैसे अभी गणेश उत्सव आ रहा है, तो समाज के हर हिस्सों में जाके अलग विभिन्न तरीकों के मोदक किस तरह से बनाए जाते हैं, उसमें क्या ऐसी चीज़ें डाली जा सकती हैं जिससे हम उसको और पौष्टिक रूप से बना सकें। तो ये कल ही हम लोगों ने एक चौकसी धर्मशाला में प्लान करा है यहाँ इंदौर में। साथ ही साथ में बच्चों के बीच में मिलेट्स की जानकारी देना, क्योंकि मिलेट्स आज की तारीख में एक फैशन ट्रेंड की तरह आता जा रहा है। हालांकि ये बहुत अच्छा मोदी जी उसको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ज्वार को, बाजरा बढ़ावा को देना भी चाहिए, बट उसके कुछ मिथ्स भी हैं कि किन लोगों को मिलेट्स नहीं खाना है या कितनी मात्रा में खाना है, उसका पाचन की क्या विधि है, उसको पकाने की क्या विधि है, और उसके साथ में क्या क्या हमें परहेज करना है। तो मिलेट्स तो सब लोग ले रहे हैं, बेच भी रहे हैं, स्टॉल्स भी लगा रहे हैं, पर उसका उपयोग और उपभोग कैसे करना है वो कार्य आरोग्य भारती अच्छे से कर रही है। साथ ही साथ में एक सुपर फूड जिसके बारे में मैं सबको बताती हूँ, और हमारे पेशेंट्स को हम लोग स्पेशली उसको बोलते हैं, दैट इज़ सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी का बीज। तो काफ़ी सारी बहनें हमारे पास आती हैं, तो हम तो खाते हैं सनफ्लावर सीड्स। तो ये कैसे खाते हैं, कोई शॉप से रोस्टेड ले लिया, तो सूरजमुखी का बीज जो है ये अगर भिगो के हम खाते हैं तो किसी भी तरीके का हमें प्रॉब्लम नहीं फेस होता है, स्पेशली स्किन और हेयर। लाभ क्या होते हैं? स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन डी का रिच सोर्स है, और जितने भी आर्थराइटिस या बहुत सारे बीज खाते हैं लोग, कद्दू के बीज भी खाते हैं, और लोग वो सीड्स का पूरा पंपकिन सीड, हाँ कद्दू का बीज है, वाटरमेलन सीड है, और हर सीड का असिमिलेशन आंतों में अलग है, और हर सीड को खाने का तरीका अलग है। खाते हम सब हैं, पर उसको किस तरह से खाना है वो सब अलग है। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी जानकारियां देने के लिए। होम्योपैथी से बात शुरू हुई थी और हम आरोग्य तक आ गए, रोग मुक्ति तक आ गए। तो ये सब कुछ संभव है अपनी सेहत के लिए। सेहत से बड़ी नियामत नहीं होती, ये कहा जाता है, और अगर सेहतमंद रहना है तो हमें अपनी जीवन शैली को, दिनचर्या को तो सुधारना ही होगा। लेकिन होम्योपैथी में जो मिथक है कि भाई समय पर उपचार नहीं होता या देर से इसका फ़ायदा मिलता है, ये गलत है। होम्योपैथी भी तुरंत कारगर साबित हो सकती है। डॉक्टर संध्या चौकसे का दावा है कि ऐसा कोई रोग बीमारी नहीं है जिसका होम्योपैथी में इलाज ना हो और कारगर इलाज ना हो। ज़रूरत इस बात की है कि किसी ऐसे चिकित्सक की सलाह में हमें होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए जो अनुभवी हो और जो सिंगल मेडिसिन और अच्छी दवाइयों का सिलेक्शन करना जानता हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मन से होम्योपैथिक दवाइयाँ ले लेते हैं, किताबें पढ़ के दवाइयाँ ले लेते हैं होम्योपैथिक, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर की सलाह से ही होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।